मेरा नाम युवराज है और लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, या शायद मैं पागल ही हूँ। इसी वजह से मैं आज पागल खाने में हूँ। 6 दिन बाद मेरी मौत होने वाली है, ऐसा मेरी बीवी ने मुझसे कहा। वो यहीं रहती है, मेरे पास, हर पल मेरी आंखों के सामने रहती है। मेरी बीवी ही मुझसे ज़बरदस्ती ये सब लिखवा रही है। ये तब शुरू हुआ जब मैं अपनी आर्मी से छुट्टी लेकर घर आया था। अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए सीधा उसके हॉस्पिटल चला गया। मेरी बीवी शहर की एक जानी मानी दिमागी डॉक्टर थी। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपने जूनियर के साथ रंगरलियां मना रही थी। उस वक्त ये सब देखकर मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और मैंने उस जूनियर को चौथे माले पर बने मेरी बीवी के ऑफिस की खिड़की से नीचे फेंक दिया। और मेरी बीवी उससे तो मैं बहुत प्यार करता था ना, उसकी हर गलती माफ़ कर सकता था, सिवाय इस एक गलती के। मैंने मेरी बीवी का गला कस कर दबाया। उसका दम घुटता रहा और मैं उसका गला दबाता रहा, और मेरी सुलू ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। बाद में मुझ पर केस दर्ज हुआ तो कोर्ट ने मुझे पागल घोषित कर दिया और इलाज के लिए मेरी बीवी के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही शायद मेरी बीवी मुझे मार देगी। ये पागल समझती नहीं मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। मैं जब पागल खाने में आया था ना, रात को अपने कमरे में चादर ओढ़कर सोया हुआ था, तब पीछे से मुझे किसी ने मेरी कमर में लात मारी। मैंने उठकर देखा तो मेरी बीवी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, सुलू तुम? तो उसने मुझसे कहा, मुझे मारकर चैन से सोया है तू, लेकिन मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा कि मुझे सोना है, तो वो मुझे मारने लगी। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर आए, तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप डॉक्टर से कहने लगा, ये पागल है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। और ऐसा बोलते बोलते मैंने डॉक्टर की गर्दन पकड़ी और ज़ोर से उसके चेहरे पर अपना सर मारा। साले डॉक्टर की नाक की हड्डी टूट गई। उन्होंने मुझे शॉक थेरेपी दी, लेकिन जब वो मुझे थेरेपी देते तब मैं तड़पता, और जब वे लोग थेरेपी देकर हटते तो मैं हंसने लग जाता। बाद में इन लोगों ने मुझे मेरे बिस्तर से बांध दिया, लेकिन मेरी बीवी चाहे कितना भी गुस्सा करती हो, लेकिन मुझे तड़पता नहीं देख सकती वो। उसने मेरे हाथ पैर खोल दिए। मेरे सर में भयानक दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अपना सर दीवार से मारना शुरू कर दिया। दीवार पर सर मारते मारते मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और डॉक्टर मेरे सामने इंजेक्शन दवाई से भरकर इंजेक्शन तैयार कर रहा था। उसने जैसे ही मेरी हाथ की नस में सुई लगाई, मैंने एकदम उसकी कॉलर पकड़ी और उससे कहा, तू बचाएगा इसको, मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर। मेरा इतना कहना पर ही था कि दो वार्ड बॉयज़ ने मुझे दबोच लिया। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर बंधा पड़ा था। हर रोज़ मुझे शॉक थेरेपी दी जाती है। जाने क्यों मैं खुद को इतनी चोटें मारता हूँ। मुझे यकीन है मेरी बीवी मुझसे ये सब नहीं करवाती। मेरी बीवी के बताए मुताबिक आज मेरी मौत होनी है। कल रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था तो बाहर से सिक्योरिटी वाला आया। उसने मुझे बहुत मारा। वो मुझे डंडे से मारता रहा और मैंने भी खुशी खुशी उसकी मार खाई, क्योंकि मुझे मार खाता देख मेरी बीवी बहुत खुश थी और मैं तो उसे हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। क्या हुआ उस दिन, मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसे मार दिया। आखिर वो भी तो इंसान ही है, या थी। उससे भी गलती हो गई, लेकिन अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं अपनी जान कैसे लूँ। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैंने अपनी बीवी की जान गला दबा कर ली थी, तो मैं भी अपनी जान गला दबा कर लूँगा।
डॉक्टर असिस्ट होने के बाद समीर का हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात को सीनियर डॉक्टर ने समीर को खास कहा कि कुछ भी हो जाए आईसीयू का दरवाज़ा मत खोलना। समीर ने भी हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर अपने कैबिन में चला गया और समीर अपने कैबिन में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। समीर बैठा ही था कि तभी उसके पास एक कॉल आया। समीर ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा तो सामने से आवाज़ आई, डॉक्टर समीर जल्दी से आईसीयू में आइए, इमरजेंसी है। समीर उठकर दौड़ा, आईसीयू के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि पूरे आईसीयू में कोई डॉक्टर नहीं था। वहाँ सिर्फ मरीज़ अपने अपने बेड पर लेटे थे। तभी समीर की नज़र एक खाली बेड पर पड़ी और सिलवटे देख ऐसा लग रहा था मानो बेड से अभी अभी कोई सोकर उठा हो। समीर ने उसके पास थोड़ी देर पहले आए फ़ोन कॉल पर कॉल बैक किया, लेकिन अब वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। समीर अपनी सोच में उलझा हुआ आईसीयू से बाहर निकला और दाईं ओर से उसे लिफ्ट की आवाज़ आई। उसने देखा तो लिफ्ट बंद हो रही थी। एक सेकंड के उस समय में समीर ने देखा एक आदमी मरीज़ के कपड़ों में लिफ्ट के अंदर खड़ा था। समीर के दिमाग में आया कि आईसीयू में जो बेड खाली था ये उसी बेड का पेशेंट होगा और भागने की कोशिश कर रहा है। समीर दौड़ा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ और लिफ्ट से पहले ही लिफ्ट के सामने पहुंच गया और लिफ्ट के पहुंचने का इंतज़ार करने लगा। लिफ्ट पहुंची, रुकी और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते के साथ ही समीर की आंखों का साइज़ दोगुना हो गया क्योंकि लिफ्ट में किसी को न देखकर समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बड़ी ही उलझन में था समीर क्योंकि उसने नीचे लिफ्ट में किसी पेशेंट को देखा और लिफ्ट ऊपर आई इतने में वो पेशेंट गायब हो गया। समीर अपना सर खुजाता हुआ लिफ्ट से नीचे पहुंचा। लिफ्ट नीचे आकर रुकी, दरवाज़ा खुला और समीर ने देखा कि वही पेशेंट आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा रहा था। समीर दौड़ा आईसीयू की तरफ और आईसीयू में पहुंचा तो बिल्कुल शांति थी और वो खाली बेड अब भी खाली था। तभी आईसीयू की बत्ती जली। समीर ने पलटकर देखा तो बत्ती जलाने वाला उसका सीनियर डॉक्टर था। उसने समीर को डांट लगाई क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी समीर आईसीयू में घुस चुका था। डॉक्टर ने समीर को बाहर निकालकर आईसीयू का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से समीर घबराया हुआ सीधा अपने रूम में गया तो देखा सामने उसका रूममेट पालथी मारकर गर्दन झुकाए बेड पर बैठा था और समीर के कमरे में घुसते ही समीर के रूममेट कार्तिक ने गर्दन उठाई, हंसा और बोला, कैसा रहा पहला दिन माय डियर फ्रेंड समीर। उसकी ये भयानक हंसी और आवाज़ सुनकर समीर का खून थम सा गया था। समीर वहाँ से उल्टे पैर भागा अपने सीनियर के कैबिन की तरफ और कैबिन खोलकर अंदर घुसा तो उसका सीनियर भी गर्दन झुकाए बैठा था। समीर को लगा अब ये भी कार्तिक की तरह कुछ बोलेगा, लेकिन सीनियर उठा और बोला, वेलकम टू द हॉस्पिटल डॉक्टर समीर। घबराओ मत, ये तरीका है फ्रेशर्स का वेलकम करने का। लेकिन तभी सीनियर के कानों में एक आवाज़ पड़ी, मैं भी मजाक ही कर रहा था सर। और इतना कहते के साथ ही सीनियर की नज़रों के सामने समीर गायब हो गया। रिकॉर्ड चेक करने के बाद पता लगा कि समीर नाम का कोई डॉक्टर आया ही नहीं था। दीपक का बाइक से सड़क पर जाते हुए एक कार से एक्सीडेंट होने के बाद सड़क पर जमा भीड़ ने उसे पास के एक छोटे से अस्पताल में भर्ती कराया। सर पर और घुटनों पर गहरी चोट आई थी दीपक को। गनीमत ये थी कि ज़्यादा खतरे की बात नहीं थी। पट्टी वट्टी करने के बाद डॉक्टर ने दीपक को एक रात के लिए हॉस्पिटल में ही रहने की सलाह दी। दीपक ये सोचकर रुकने के लिए तैयार हुआ कि अगर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल में रहेगा तो तुरंत इलाज हो जाएगा। दीपक अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। उसके दाईं ओर एक और बेड था जो खाली था। रात के 10 बज चुके थे और हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा पड़ा था। दीपक की आंख लगे 5 मिनट ही हुए थे
कि उसके कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से दीपक की नींद टूटी। उसने खड़े होकर देखा कि दरवाजे पर एक लड़की उसकी तरफ पीठ किए लगातार रोए जा रही थी। दीपक ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर कहा, अरे कौन हो आप और रो क्यों रही हो? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक ने दोबारा पूछा तो वो लड़की वहाँ से चली गई। दीपक ने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद किसी को दीपक की नींद बिल्कुल रास नहीं थी। एक बार फिर दीपक को एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दीपक ने फिर से अपनी आंखें मसली और खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखा तो इस बार दरवाजे पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही दीपक ने नज़र दाईं ओर घुमाई तो वही लड़की दीपक के साइड वाले बेड पर उसकी तरफ पीठ करके करवट लिए लेटी बस रोए जा रही थी। दीपक ने फिर से पूछा, अजी आपको दिक्कत क्या है? दीपक का इतना कहना पर ही था कि वो लड़की चुपचाप खड़ी होकर कमरे से बाहर चली गई। दीपक सोच ही रहा था कि शायद अब वो लड़की नहीं आएगी। तभी अचानक पूरा हॉस्पिटल उसी लड़की की चीख से गूंज पड़ा। वो चीख सुनकर दीपक का कलेजा एक जोर की रफ्तार पकड़ चुका था। दीपक जैसे तैसे अपने छिले घुटनों के दर्द के साथ खड़ा हुआ और धीरे धीरे कमरे से बाहर हॉल में आया तो देखा एक आदमी उसी लड़की को पीट रहा था। वो आदमी उस लड़की को पीटता हुआ उस लड़की को गालियां दे रहा था। दीपक के देखते देखते ही वो आदमी उसे घसीट कर सामने बने स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। दीपक चिल्लाता रहा, अरे रुको, कहाँ ले जा रहे हो उसे? लेकिन जैसे उस आदमी के कानों में दीपक की एक नहीं पड़ी और वो लड़की चीखती रही और वो आदमी उसे घसीटता रहा। घसीटते घसीटते उस आदमी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और उस लड़की को अंदर लेकर चला गया और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हुआ और बंद होते के साथ ही सारी चीखें भी शांत हो गई। दीपक धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ स्टोर रूम तक पहुंचा। दरवाज़ा खोला, पूरा कमरा अंधेरे से ढका पड़ा था। दीपक ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और लाइट स्विच ढूंढकर स्विच ऑन किए। लाइट चालू हुई तो दीपक ने जो देखा वो देखकर उस पर मानो एक बिजली सी टूट पड़ी, क्योंकि स्टोर रूम के पंखे से उसी लड़की की लाश लटक रही थी जो बार बार दीपक को रोती दिखाई दे रही थी। दीपक के देखते देखते ही पंखा अपने आप चालू हुआ और धीरे धीरे घूमने लगा और पंखे के साथ साथ उस लड़की की लाश घूमती घूमती दीपक की नज़रों के सामने नीचे आने लगी। दीपक के पैर मानो उसी जगह चिपका दिए गए हों और जैसे ही घूमते घूमते वो लड़की ज़मीन पर पहुंची तो ज़मीन पर उसके कदम रखते के साथ ही उस लड़की की आंखें खुली और वो लड़की बिना पलक झपकाए दीपक की तरफ एकटक देखे जा रही थी और उस लड़की की वो जहरीली हंसी दीपक के होश उड़ा रही थी। दीपक के पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिर पड़ा। गर्मी के महीने में भी दीपक पूरी तरह कांपे जा रहा था। उस लड़की के कदमों की आवाज़ दीपक की तरफ बढ़ते उसको साफ साफ सुनाई दे रही थी। थर थर कांपते हुए दीपक बेहोश हो गया और उसे होश आया तो उसके होश आते के साथ ही उसकी नज़र उसी पंखे पर पड़ी। पंखा धीमी रफ्तार में वैसे ही घूमे जा रहा था। दीपक अब कैसे भी यहाँ से निकलना चाहता था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर दीपक खड़ा हुआ और स्टोर रूम से बाहर निकला और इधर उधर नज़र घुमाई तो उसकी नज़र लिफ्ट पर पड़ी। दीपक अपने घुटने के दर्द को भूल चुका था और दौड़कर लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट बंद हुई। दीपक ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और पीछे हटा कि तभी दीपक ने गौर किया कि अपने आप टॉप फ्लोर का बटन दबा। दीपक ने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन एक बार फिर दीपक की नज़रों के सामने टॉप फ्लोर का बटन दबा। लिफ्ट में अकेला होने के बावजूद भी दीपक को किसी की धीमी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीपक डर के मारे एक बार फिर से थर थर कांपने लगा कि तभी लिफ्ट रुकी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दीपक ने सामने उसी लड़की को एक भयानक मुस्कुराहट के साथ अपने सामने खड़ा पाया। दीपक ने कांपते हुए उस लड़की को सिर से लेकर पैर तक देखा तो उसके बाएं पैर में रेड रिबन बंधा था। मतलब वो लड़की मर चुकी थी।
हॉस्पिटल में मरीजों के मरने के बाद उनके पैर में रेड रिबन बांध दिया जाता है। खैर, ये सब देखकर एक बार फिर दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दीपक बेहोश हुआ और उसने आंखें खोली तो उसने खुद को अपने बेड पर पाया और सामने डॉक्टर खड़ा था। दीपक को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। दीपक ने जाते जाते हॉस्पिटल के एक गार्ड से इस बारे में पूछा तो उसने उसे बताया कि एक बार ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से एक लड़की की मौत हो गई। तब से डॉक्टर को वो लड़की हर जगह नज़र आने लगी। डॉक्टर ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि तब से उस लड़की और डॉक्टर की आत्मा इसी हॉस्पिटल में भटकती है।